Hello students, welcome to EduTap. So in today's JAP-free online session, we'll be discussing foreign currency accounts for residents कि जो इंडिया के में रेजिडेंट्स हैं उन्हें अगर फॉरेन करेंसी मेंटेन करनी है तो किस प्रकार के वो बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है हमारा जैप फ्री ऑनलाइन क्लासेस का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम हर हफ्ते आपके लिए मंडे टू सैटरडे डिफरेंट वीडियोस लाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में से। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर रेजिडेंट्स। ये वीडियो दो पार्ट्स में होगी। आज पार्ट 1 करेंगे, 4 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, 2 टाइप के अकाउंट्स आज करेंगे, 2 टाइप के अकाउंट्स हम कल करेंगे और एंड में हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर एक इंडिया में कोई रेजिडेंट है और उसको फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन करना है, रुपी में नहीं करना है, यूएस डॉलर्स है, यूरो है, येन है, तो वो कैसे अकाउंट को मेंटेन कर सकता है? बाहर से पैसा लाना है, वो कौन सा अकाउंट मेंटेन कर सकता है? तो 4 प्रकार के अकाउंट्स है। पहला है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन अकाउंट, जिसको ईईएफसी अकाउंट बोलते हैं। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट एंड डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम। हर अकाउंट का अपना एक डिफरेंट पर्पस है। ठीक है। तो रेजिडेंट्स जो हैं वो होल्ड कर सकते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स या और कोई ट्रांजेक्शन्स के लिए इंडिया के बाहर भी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। ये वो अकाउंट्स हैं जो इंडिया के अंदर मेंटेन कर रहे हैं। तो फॉरेन करेंसी से हमारा मतलब है कोई भी करेंसी जो इंडियन, नेपाल और भूटान की करेंसीज हैं, उनके अलावा जो भी करेंसीज हैं उन्हें फॉरेन करेंसी माना जाएगा। ठीक है। और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, हम बार बार बोल रहे हैं पर्सन रेजिडेंट, हम सिटीजन नहीं बोल रहे हैं, हम रेजिडेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो जो इंसान पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज तक इंडिया में रहा है वो इंडियन रेजिडेंट है अकॉर्डिंग टू फेमा। इसमें बहुत लंबा डेफिनेशन है, उतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। 182 डेज जो है वही आप याद रखेंगे तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन अकाउंट की। अगर आपको ये अकाउंट खोलना है तो आप एक ऑथराइज्ड डीलर जो कि कैटेगरी 1 का हो उसके पास आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि ऐसा बैंक जिसको ऑथराइजेशन मिल रखी हो फॉरेन एक्सचेंज से डील करने के लिए। तो बैंक्स को भी प्रॉपर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है एज ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1। मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं तो उनके पास आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप ये अकाउंट खोलते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। जैसे कि अगर नॉर्मली कोर्स में क्या होता है कि अगर आपको पैसे कन्वर्ट करवाने हैं, रिकन्वर्ट करवाने हैं, तो उसमें फिर चार्जेस लगते हैं, कमीशन लगता है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ऑब्वियसली आप जो भी लेन देन करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां पे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। तो जो भी लोग जो फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो, जो इंडिया में रेजिडेंट है वो ईईएफसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनको बाहर से पैसा आता है, जिन्हें बाहर पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, उनके लिए ये अकाउंट्स अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ये अकाउंट जो है हमेशा करंट अकाउंट की फॉर्म में ही ओपन होगा और किसी फॉर्म में ओपन नहीं होगा। और इस अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है। अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा, कोई इंटरेस्ट उस पर नहीं मिलेगा। चेक फैसिलिटी भी मिलती है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन अकाउंट के अंदर। ठीक है। तो कोई भी खोल सकता है जिसकी फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग है, इंडिया का रेजिडेंट है। तो इसमें कौन सा पैसा आ सकता है, क्रेडिट्स कौन कौन से आ सकते हैं? नॉर्मली जो भी बैंकिंग में जो भी आपकी रेमिटेंसेज होती हैं, ठीक है, लोन ऑन इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं, उसके अलावा जो भी आपकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स है वो इस अकाउंट में पैसा आ सकता है। ठीक है। अगर आपने किसी से लोन लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके अकाउंट में, वो ईईएफसी अकाउंट में नहीं आ सकती है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है अदर देन रेमिटेंसेज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन और इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, तो वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ठीक है। और कौन सा पैसा आ सकता है? अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में पैसा रिसीव हुआ है और आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, इंडिया में आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। ठीक है। तो वो आपको पैसा रिसीव हुआ है, या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह के लिए अगर कोई भी पेमेंट इन्हें रिसीव होता है तो वो भी पैसा इस अकाउंट में आ सकता है। ठीक है।
और इसमें यहाँ पे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का क्या मतलब होता है, जो भी आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होती हैं और ये आपकी जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये वाले जो एरियाज के बाहर का जो एरियाज होता है उसे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बोलते हैं। कि मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे एक ये है आपके पास SEZ है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होगी, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होगी। तो ये वाले एरियाज के अलावा जो इंडिया में एरिया बचा है बिजनेस के लिए, वो आपका डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है। ठीक है, तो पेमेंट रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज बाय देम, दे ये रिसीव कर सकते हैं EEFC अकाउंट में। ठीक है, अगर कोई डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है, वो कोई फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करता है, उसने कोई सप्लाई ऑफ गुड्स किया है किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, तो वो भी इसमें पैसा रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एक्सपोर्टर फॉर एन अकाउंट मेंटेन्ड विद एन ऑथराइज्ड डीलर फॉर द पर्पस ऑफ काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड करते हैं उसके लिए भी अगर आपको पैसा रिसीव होता है, वहां पे भी पैसे इस अकाउंट में, EEFC अकाउंट में फॉरेन करेंसी आ सकती है उस पर्पस के लिए। काउंटर ट्रेड में क्या है कि आप अगर मुझे गुड सेल कर रहे हैं, उसके बदले में मैं आपको गुड सेल करती हूँ, आप पैसे एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। हम काउंटर ट्रेड में क्या करते हैं कि अगर आपने मुझे 100 रुपए का सामान दिया है, मैं आपको उसके बदले में 100 रुपए का सामान दे दूंगी। ठीक है, तो उस पर्पसेस के लिए अगर कोई अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो उसका पैसा भी इसमें रिसीव हो सकता है। अगर आपने फॉरेन में कुछ एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए आपको एडवांस मिला है, वो भी इस अकाउंट में आ सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, याद रखने हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमिसिबल क्रेडिट्स इन दी EEFC अकाउंट। उसके बाद अगर आपको कोई एक्सपोर्ट आप करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले में पेमेंट आ रही है, चाहे एडवांस पेमेंट आए, चाहे एक्सपोर्ट करने के बाद फॉरेन करेंसी में पेमेंट आए, वो भी इस अकाउंट में आ सकती है। कोई आप प्रोफेशनल अर्निंग करते हैं, डायरेक्टर फीस, कंसल्टेंसी फीस, लेक्चर फीस, ऑनरेरियम, ये सारे जो पैसे हैं आप इस अकाउंट में डाल सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर मैं फॉरेन में कहीं जाके कुछ अर्न करती हूँ, प्रोफेशनल अर्निंग, वो पैसा भी इस अकाउंट में आ सकता है। ठीक है, हो सकता है मैंने पहले अपने EEFC अकाउंट्स में से $2000 विड्रॉ कर लिए, है ना, तो उसके बाद मेरे खर्च कितने हुए, मेरे 1200 खर्च हुए, 800 बच गए। तो ये जो 800 है, ये मैं वापस अपने अकाउंट में डाल सकती हूँ। तो री क्रेडिट ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन करेंसी अर्लियर विड्रॉन, तो वो मैं वापस डालूंगी, वो भी अलाउड है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है मैंने किसी अपने इंपोर्टर कस्टमर को एडवांस दिया हो, कोई लोन दिए हो, वो पैसा मुझे वापस कर रहा है, तो वो पैसा मेरे अकाउंट में डल सकता है। ठीक है, रीपेमेंट बाय दी अकाउंट होल्डर्स इंपोर्टर कस्टमर, कि मेरा जो इंपोर्टर कस्टमर है उसके पास पैसे नहीं थे, उसने लोन लिया मुझसे या मैंने एडवांस पेमेंट किया, तो वहां पे भी वो मुझे पैसे अकाउंट में वापस कर सकता है। ठीक है, हो सकता है मेरे कोई शेयर्स हो जिनको मैंने ADR GDR में कन्वर्ट किया हो, डिसइन्वेस्टमेंट की हो, बेच दिए हो, वो वाला पैसा भी मेरे अकाउंट में आ सकता है। ऑब्वियसली वो जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कीम है उसके तहत। ADR GDR में क्या है, मान लो कि कंपनी है TCS जो है फॉरेन में भी चाहती है कि उनके शेयर्स वहां पे भी ट्रेड करें, तो वो डायरेक्टली किसी स्टॉक एक्सचेंज में डालने की बजाय जो ब्रोकर होते हैं बीच में, जो बैंकर्स होते हैं स्पेशल, उनको अपने शेयर्स देंगे। वो शेयर्स, उन शेयर्स के बदले में आगे जनता को ADR GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करते हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स अमेरिका में इशू होते हैं, ग्लोबल वाले बाकी जगहों पे, स्पेसिफिकली यूरोप में ये ज्यादा चलन है। कि मान लो मुझे अमेरिका की कंपनी है गूगल, वो इंडिया में अपने ADR लॉन्च करेगी। वो कैसे लॉन्च करेगी, यहाँ पे कोई डिपॉजिटरी होगा, उसको अपने शेयर्स देगी। वो जो डिपॉजिटरी होगा, मान लो SBI डिपॉजिटरी बन जाता है, वो शेयर्स अपने पास रखेगा और इंडिया में फिर ADR GDR बेचेगा। ADR GDR की वैल्यू कहाँ से डिराइव होएगी, गूगल के शेयर से। ठीक है, तो ये अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनका कोई डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स है, फॉरेन करेंसी में मिल रहा है, तो वो भी आप इस अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, आपने अगर किसी को एक्सपोर्ट किया, आपने सामान बेचा, उसने आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से, क्या वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ सकती है क्रेडिट कार्ड वाली, वो भी आ सकती है। जरूरी नहीं कि डेबिट कार्ड हो, कोई क्रेडिट कार्ड से भी आपको पेमेंट करता है, वो भी आप EEFC अकाउंट में रिसीव
कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो EEFC अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो तो डॉलर्स में, यूरो में, इन फॉर्म्स में पड़े होंगे, लेकिन आप उनको रुपी फॉर्म में विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर $100 आपने विड्रॉ करने हैं, डॉलर का रेट चल रहा है 70 रुपए, तो आपको 7,000 आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने उसको रुपी में कन्वर्ट करवा लिया, फिर आप उसको दोबारा से कन्वर्ट करवा के डॉलर्स में दोबारा से उस अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं। अगर मैंने $100 ही लिए होते, $1,000 लिए होते, $1,000 खर्च नहीं हुए, 500 मैंने वापस डाल दिए। लेकिन अगर मैंने रुपी की फॉर्म में एक बार निकलवा लिया, उसको मैं फिर रिक्रेडिट नहीं कर सकती हूँ, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने करके अकाउंट में डालने के लिए नहीं बोल सकती हूँ बैंक को। ठीक है, ये अकाउंट जो होते हैं, अगर मैंने ये अकाउंट खोलना है तो मैं अपने साथ किसी को जॉइंट होल्डर भी बना सकती हूँ, लेकिन जॉइंट होल्डर जो मेरा होगा वो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे होता है। फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस का क्या मतलब है कि मेरे जीते जी वो अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है, जब मेरी डेथ हो जाए मैं ही उस अकाउंट को ऑपरेट करूंगी, जब मेरी डेथ हो जाएगी तो वो मेरा सर्वाइवर बन जाएगा, वो तब मेरे अकाउंट को हैंडल कर सकता है, पहले नहीं। जॉइंट अकाउंट होगा लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मान लो मेरे अकाउंट में पड़े हैं $10,000, मैं क्या इस $10,000 के अगेंस्ट क्या कोई लोन ले सकती हूँ, कोई क्रेडिट ले सकती हूँ? नहीं ले सकती हूँ। फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड किसी भी प्रकार की क्रेडिट फैसिलिटी मुझे बैंक से नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके बाद रीपे करने हैं मुझे पैकिंग क्रेडिट एडवांसेस, तो वो भी उसका भी पेमेंट मुझे यहाँ पे आ सकता है कि कोई मुझे रीपे कर रहा है पैकिंग क्रेडिट एडवांसेस में, कि मैंने किसी को एडवांस दिया है कि शुरू से लेके एंड तक जो भी प्रोसीजर है सामान बनाने का, उसको लेके किसी ने मुझसे एडवांस लिया है। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू जब तक वो सामान पैक करके मेरे को भेज नहीं देता, वो उस प्रोसीजर में जितना भी पैसा लगा है उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो मैं उसको लोन दे सकती हूँ। तो उस प्रकार का लोन पैकिंग क्रेडिट एडवांस वो मुझे वापस करेगा, तो वो भी मैं अपने इस अकाउंट में रिसीव कर सकती हूँ। ये तो वो पैसा था जो मेरे अकाउंट में आ सकता है। पैसा जा कौन सा सकता है मेरे अकाउंट से? तो कोई भी करंट अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस, यानी कि करंट अकाउंट की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने बेचने वाली जो ट्रांजैक्शंस है, और कैपिटल अकाउंट की लोन और एडवांसेस वाली जो है, इनसे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस इसमें अलाउड है। ठीक है, तो कोई भी आपको पेमेंट करनी है, आपने कहीं से गुड्स परचेज किए हैं, किसी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इनसे आपने कुछ भी खरीदा है, तो आप इनको फिर पेमेंट कर सकते हो फॉरेन करेंसी में। आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है, आपने किसी को लोन देना है, ठीक है, तो वहां उस आप अकाउंट से पैसे निकाल के किसी को दे सकते हैं, आपका कोई बाहर कोई कस्टमर है। ठीक है, तो आपकी किसी भी प्रकार की जो पेमेंट है वो इसके अंदर परमिसिबल है। किसी को आपने फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करना है, किसी इंडियन रेजिडेंट को भी अगर पेमेंट करना है, अगर उसने आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं जिसमें उसका रहने खाने पीने का खर्चा जो है वो भी, एयर फेयर, होटल एक्सपेंडिचर, वो उसका भी पेमेंट करना है, आप इस अकाउंट से कर सकते हैं। तो ये अकाउंट मेनली बिजनेसेस वगैरह के लिए होता है। फिर है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये वो लोग हैं जो पहले एनआरआई हैं, पीआईओज हैं, अब इंडिया में आके सेटल हो गए हैं, तो उनको इंडिया में ही रहना है, तो वो फिर अपना सारा पैसा वहां का, फॉरेन का, इंडिया में लाना चाहते हैं, तो वो किस अकाउंट में लेके आएंगे? रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में लेके आएंगे। ठीक है, तो जब वो एनआरआई होते हैं तब उन्हें एनआरई अकाउंट खोलने को मिलता है, एफसीएनआर अकाउंट खोलने को मिलता है। ठीक है, जब वो एनआरआईज होते हैं, अब उनको इंडियन रेजिडेंट बनना है, तो जो भी इन अकाउंट्स में पैसा है वो अपना आरएफसी अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, बाय चांस उनका फिर से मन बन गया कि मुझे तो फॉरेन नहीं जाना है, मुझे दोबारा से एनआरआई बनना है, तो फिर से आरएफसी अकाउंट में जो पैसा है वो एफसीएनआर, एनआरई, एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो अलाउड है ये। ठीक है, फिर इस अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसके अगेंस्ट मुझे कोई भी लोन ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता है। ठीक है, इस अकाउंट पे जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक पे डिपेंड करता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो डीरेगुलेटेड है, यानी कि बैंक अपने हिसाब से, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट पे करेगा, और जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से उस पे टैक्स भी
लगेगा। तो ये जो अकाउंट होता है ये करंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है, टर्म डिपॉजिट भी हो सकता है। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नहीं होता है कभी भी फॉरेन करेंसी अकाउंट। करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग्स हो सकता है, टर्म डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, इसको इसमें जो पैसा पड़ा होता है ना इस अकाउंट में, उसको जैसे मर्जी खर्च करो, आपकी मर्जी है। क्योंकि अब ईएफसी में तो मैंने इतनी बड़ी लिस्ट दे दी कि यहाँ खर्च कर सकते हैं, यहाँ से पैसा आ सकता है, जा सकता है। आरएफसी अकाउंट में जैसे मर्जी खर्च करो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स करो, आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स करो, कोई लेना देना नहीं है। तो एनआरआई जब इंडिया में रहने आ रहा है, जो भी उसकी फॉरेन एक्सचेंज की एसेट्स हैं, कोई उसने फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर्स खरीदे हैं, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक घर वगैरह बेचता है, वो सारा पैसा इंडिया में लेके आता है, वो सारा यहाँ पे ला सकता है। उसको कोई इनहेरिट करता है, ठीक है, जायदाद में मिलता है, कोई उसको गिफ्ट करता है, हर प्रकार का पैसा जो है वो इंडिया में लेके आ सकता है। कोई उसके इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का कोई क्लेम है, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम है, कोई मेच्योरिटी हो गई है किसी पॉलिसी की, ठीक है, और वो पैसा उसको फॉरेन करेंसी की फॉर्म में मिल रहा है क्योंकि वो तो एनआरआई था, तो वो सारा पैसा भी इस आरएफसी अकाउंट में डाल सकता है। कोई भी पेंशन का पैसा है कि मैं मान लो पहले फॉरेन में काम करती थी, अब मैं इंडिया आ गई हूँ, तो मेरा फॉरेन का एम्प्लॉयर जो भी मेरे को पैसा देगा पेंशन का, सुपर एनुएशन का, मतलब हर प्रकार का पैसा, आप मान लो कि एक इंसान को अगर अपना अमेरिका छोड़ के इंडिया में सेटल होना है, तो वहां की सारी जायदाद किसी भी प्रकार से हो, वो इंडिया में इस आरएफसी अकाउंट में लेके आ सकता है। कोई वो बाहर काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, हर टाइप का पैसा उसको इंडिया में वो लेके आ सकता है। ठीक है, करंट अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट में चेक फैसिलिटी नहीं होती है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, एफडी वगैरह, लेकिन एफडी 1 से 3 साल के लिए वो मेंटेन कर सकता है आरएफसी अकाउंट में। ठीक है, ये फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन होता है, लेकिन विड्रॉल रुपी फॉर्म में होता है। जमा कैसे हो रहा है, मान लो डॉलर्स में हो रहा है, विड्रॉ कैसे हो रहा है, रुपीज में हो रहा है। ठीक है, और ये विड्रॉल कैसे होता है, वो यहाँ के किसी सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अकाउंट आपका काम करता है। अगर इस अकाउंट के लिए आपको किसी को नॉमिनेट करना है, तो वो इंडियन रेजिडेंट को भी नॉमिनेट कर सकते हो कि मेरे मरने के बाद पैसा किसको मिलेगा, कोई नॉन रेजिडेंट को भी मैं नॉमिनेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब अगर मेरी डेथ हो जाती है और नॉमिनी जो है वो रेजिडेंट है, तो वो पैसा जो है उसको इंडियन रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन कोई मेरा एनआरआई नॉमिनी है, तो उसको वो पैसा फॉरेन में भेज दिया जाएगा, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में। तो ये काफी बढ़िया तरीके का अकाउंट है कि इंडियन रुपी में फॉरेन करेंसी सब कुछ यहाँ पे मैनेज हो जाता है। तो इस टाइप के अकाउंट में एक्सचेंज रेट रिस्क रहता है। कैसे रहता है, क्योंकि मान लो जब मैंने जमा कराए तो रुपी का रेट था 70 रुपए पर डॉलर, कभी 80 रुपए पर डॉलर हो गया, कभी 65 रुपए पर डॉलर हो गया, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। इसका इफेक्ट आपके आरएफसी अकाउंट पे देखने को मिलता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। रेजिडेंट्स कैन होल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इन फॉरेन करेंसी, कौन सा अकाउंट फॉरेन करेंसी में होल्ड कर सकते हैं, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, डायमंड डॉलर अकाउंट। तो ये तीनों ही अकाउंट आपके फॉरेन करेंसी में मेंटेन होते हैं, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो हमने पहला देखा है ना ईईएफसी, उसके रिगार्डिंग है। इट इज हेल्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, नो इंटरेस्ट इज पेबल, चेक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ईईएफसी अकाउंट आपका करंट अकाउंट की फॉर्म में मेंटेन होता है, इंटरेस्ट उस पे नहीं मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ईईएफसी अकाउंट में चेक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये वाला आपका गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 और 2। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। आरएफसी जो बाद में किया है उसके रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट है, इट कैन हैव रेजिडेंट रिलेटिव एज जॉइंट अकाउंट होल्डर, तो रेजिडेंट जो हमारे यहाँ पे रिलेटिव हैं उनको हम जॉइंट अकाउंट होल्डर बना सकते हैं, बिल्कुल सही। बैलेंस कैन बी फुली यूटिलाइज आउटसाइड इंडिया, इंडिया में करो बाहर यूटिलाइज करो, कोई रोक टोक नहीं है आरएफसी अकाउंट में, तो ये भी बिल्कुल सही है। द बैलेंस इन एनआरई अकाउंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू आरएफसी अकाउंट व्हेन द रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एनआरई चेंजेस टू पीआईओ। ये बोल रहे हैं कि अगर किसी को अपना स्टेटस
चेंज करना है, ठीक है। अब पहले वो एनआरआई था, फिर वो इंडिया में आ गया, ठीक है, फिर उसको दोबारा से बाहर जाना है, इंडिया में आना है, तो क्या उसका अकाउंट में वो ट्रांसफर कर सकता है? एनआरई अकाउंट को क्या आरएफसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है? यहाँ पे आएगा चेंजेस टू रेजिडेंट, पीआईयू नहीं है, ठीक है। तो एक अगर एनआरआई अपना स्टेटस दोबारा से रेजिडेंट बना देता है और रेजिडेंट दोबारा से एनआरआई बना देता है, तो क्या एनआरई से आरएफसी, आरएफसी से एनआरई में जाना अलाउड है? अलाउड है। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू आरएफसी अकाउंट। एनआरई अकाउंट आराम से उसका पैसा आरएफसी में आ सकता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अगर एनआरआई इंडियन रेजिडेंट बन जाता है तो उसका पैसा इंडिया में आ सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ क्वेश्चन में चेंज होगा एनआरआई चेंजेस टू अ रेजिडेंट, ठीक है। उसके बाद अगला है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन बाय रेजिडेंट इंडियंस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ। अगर कोई फॉरेन करेंसी का अकाउंट खोलता है, चाहे ईएफसी हो, चाहे आरएफसी हो, चाहे डॉलर डायमंड हो, तो कहते हैं कौन सा टाइप का अकाउंट नहीं हो सकता? सेविंग्स अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट। तो मैंने आपको बताया ये तीनों होते हैं आरएफसी, फॉरेन करेंसी अकाउंट है वो। रेकरिंग डिपॉजिट कभी नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है एक, ऋषि एक एनआरआई है, वो यूनाइटेड किंगडम से वापस आ रहा है, अब वो परमानेंटली इंडिया में रहना चाहता है, ठीक है। अब वो चाहता है कि मेरा जो भी पैसा यूके में पड़ा है वो मैं इंडिया में वापस ले आऊं, तो उसको कौन से टाइप का अकाउंट खोलना चाहिए? ईईएफसी अकाउंट, आरएफसी, आरएफसी डोमेस्टिक, या फिर डायमंड डॉलर अकाउंट? तो इसका आपको आंसर देना है, बहुत ही आसान है इसका आंसर, जो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो इसका जो बाकी की दो अकाउंट्स है डायमंड डॉलर और आरएफसी डोमेस्टिक, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, जो कि नेक्स्ट मंडे को आएगा, ठीक है। सो आई होप आपके लिए ये जो लेक्चर है आपको फायदा देगा। थैंक यू सो मच।